क्या ये हाई स्पीड मेमोरी सिर्फ एक स्कैम है? क्या रैम कंपनीज हमसे झूठ बोल रही है? क्या इसके पीछे अदानी का हाथ है? क्या सिर्फ इन कंपनीज को हमारे पैसे से मतलब है? ऑब्वियसली। क्या इसी वजह से देश का विकास नहीं हो पा रहा? इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे बिना किसी देर के। लेट्स बिगिन। सो फॉर्चुनेटली हाई स्पीड रैम अभी तक तो एक स्कैम नहीं है, बट कभी कभार दूर से ऐसा लगता है। तो आज हमारे पास एक रैम है और ये आई है किंगस्टन की तरफ से, जिसका नाम है किंगस्टन फ्यूरी रेनेगेड, और ये बहुत ही तेज रैम है और इसकी स्पीड है 7200 मेगाहर्ट्ज एट CL38, जो अगर आप मार्केट में थोड़ा सा चेक करेंगे तो एटलीस्ट टॉप 5% में तो जरूर आती है। लेकिन वीडियो में ज्यादा आगे जाने से पहले मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ किंगस्टन को, बिकॉज उन्होंने काफी पहले रैम भेजी थी, लेकिन कई सर्कमस्टांसेस की वजह से, कई अपनी लेजीनेस की वजह से या दूसरे कामों की वजह से मैं इसका रिव्यू जल्दी नहीं कर पाया। लेकिन फाइनल जब मुझे इसको चेक करने का मौका मिला तो जो मेरे रिजल्ट्स है वो थोड़े से इधर उधर जरूर है। सो आज उसके बारे में बात करेंगे और इसको कंपेयर करेंगे, मतलब इस 30,000 रुपये की रैम को कंपेयर करेंगे ऑलमोस्ट एक 9-10 हज़ार रुपये की रैम से। और उसके बारे में बात करने से पहले रैम के बारे में थोड़ा सा और जल्दी से बात कर लेते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये रैम अगर आपको अपने आसपास के लोगों को अंधा करना है या खुद अंधा होना है ना RGB की चमक से, तो ये रैम आपको खरीद लीजिए, बिकॉज दिस इज वन एक्सट्रीमली ब्राइट रैम। 32GB किट, 16GB के 2 स्टिक्स हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया काफी ज्यादा तेज है, 7200 मेगाहर्ट्ज पे। इसके अलावा 2 XMP प्रोफाइल्स और हैं, 6800 मेगाहर्ट्ज एट CL36 और 64 मेगाहर्ट्ज एट CL32, यानी इसके सबसे स्लोएस्ट XMP प्रोफाइल पे भी ना ये बहुत ज्यादा तेज रैम है। बाकी स्पीड के अलावा एस्थेटिक्स में भी इसमें कोई कमी नहीं है, देखने में काफ़ी अच्छी है। स्पेशली दिस वाइट मॉडल, मेरे ख्याल से वाइट वाला लेना ये ज़्यादा अच्छा है दिखने में। सो बात करते हैं क्यों ये हाई स्पीड रैम ऑलमोस्ट एक है ना स्कैम की तरह दिखती है। वेल उसका सबसे पहला रीज़न है कि आपको बहुत ही ज़्यादा पिकी रहना पड़ता है अपने कंपोनेंट्स के साथ। मतलब आप ये गारंटी नहीं ले सकते कि आपने एक बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी खरीदी, ठीक है, एटलीस्ट मैं कहूँगा DDR5 में 64 मेगाहर्ट्ज के ऊपर वाली जितनी भी रैम्स मैं उनको कहूँगा बहुत ही हाई स्पीड रैम्स पे। सो उसके ऊपर की कोई भी रैम आप लोगे, बहुत कम चांसेस है कि वो आपके मदरबोर्ड पे सीधा लगाने के बाद बिल्कुल स्मूथली चले, स्पेशली जब आप है ना खासकर साइजेस बढ़ाना शुरू करते हैं। ये 32GB की स्टिक्स है, इसके अलावा 64GB भी आती है, इसके अलावा आजकल 48GB की भी किट्स आनी शुरू हो गई है। तो जितना जितना आप है ना एक्चुअल कैपेसिटी बढ़ाते जाते हैं, उतना चांसेस कम होता जाता है कि आपकी हाई स्पीड मेमोरी उसी रेटेड स्पीड पे चल सके। एंड अगर आपको वो गारंटी चाहिए कि आप हाई स्पीड मेमोरी अपनी उसी स्पीड पे चला सको, आपको बहुत ही चूजी रहना पड़ता है अपने मदरबोर्ड के साथ। मदरबोर्ड के ट्रेसेस पे डिपेंड करेगा, मदरबोर्ड के मेमोरी डिजाइन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो मेमोरी को किस तरीके से सपोर्ट करती है। चाहे वो इंटेल हो चाहे वो राइजन हो, वो दोनों के लिए ये प्रॉब्लम रहने वाली है। इंटेल में क्या है, बिकॉज मेमोरी कंट्रोलर CPU पे है और हर CPU की अपनी सिलिकॉन लॉटरी होती है, हर CPU की क्वालिटी, IC की क्वालिटी अलग अलग होती है, तो चांसेस है कि हर मेमोरी कंट्रोलर की भी क्वालिटी अलग अलग हो। मदरबोर्ड लेवल पे लॉटरी को कंट्रोल करना थोड़ा इजी, जैसे रियल लाइफ में होता है, जिसके पास ज़्यादा पैसे उसके पास लॉटरी जीतने के चांसेस भी थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं बाय सम अदर मीन्स। एंड मदरबोर्ड के साथ भी यही है, जितना ज़्यादा महंगा मदरबोर्ड खरीदते हैं उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपकी मेमोरी सपोर्ट बढ़ती जाए। या फिर आप ITX मदरबोर्ड खरीदते हैं या फिर ऐसे मदरबोर्ड्स खरीदते हैं जिसमें सिर्फ 2 रैम स्लॉट्स हैं, 2 चैनल्स हैं, एंड उसकी वजह से वो ट्रेसेस छोटे होते हैं, स्टेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एंड ऑब्वियसली बात है वो महंगे भी होंगे मदरबोर्ड्स। सो जैसे मैं बताया, जितना ज़्यादा आप है ना खर्चा होगा मदरबोर्ड पे, उतना ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है मेमोरी की स्टेबिलिटी का। दूसरा पॉइंट इससे रिलेटेड कि आपको है ना वो एग्जैक्ट हार्डवेयर चुनने में थोड़ी सी रिसर्च भी करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको जाकर मदरबोर्ड की QVL लिस्ट को एक बार जरूर ध्यान से पढ़ना होगा कि भाई वो क्या जो अपने रैम चूज़ किया आपने, जो 7000-8000 मेगाहर्ट्ज की रैम चूज़ किया है, क्या वो उस मदरबोर्ड के साथ कंपैटिबल है कि नहीं। तो इंटेल की ऑफिशियल रेटेड स्पेसिफिकेशन जो है वो सिर्फ 5600 मेगाहर्ट्ज है। मुझे एग्जैक्टली AMD की नहीं पता है, मे बी अगर किसी को पता तो प्लीज कमेंट से बताना। 5600 मेगाहर्ट्ज के ऊपर की जितनी भी रैम है ना, वो टेक्निकली ओवरक्लॉक लेवल पे चलती है। एंड XMP जैसे आप लोगों को नहीं पता तो ऑलरेडी वो एक ओवरक्लॉक स्टेज है। नॉर्मली 6000 मेगाहर्ट्ज तक तो इतना कोई इशू नहीं होने वाला, लेकिन उसके ऊपर जो है ना आपके चांसेस धीरे धीरे डाउन होते जाते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, इतनी सारी रैम स्टिक्स है मार्केट में, रैम कंपनीज है, कि एक मदरबोर्ड कंपनी हर रैम को टेस्ट नहीं कर सकती। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं जाके उनकी लिस्ट अधूरी रह जाती है। एंड ऑब्वियसली मेरे साथ भी ये हुआ, ये जो पर्टिकुलर रैम है ये ऑफिशियली मेरे मदरबोर्ड के साथ सपोर्टेड नहीं है। एंड टेक्निकली मदरबोर्ड में लिखा हुआ है कि वो 6400 तक तो बिना किसी प्रॉब्लम के ऑफिशियली सपोर्ट करते हैं। एंड 64 और 7200 में जैसे आप मैथ से समझ ही रहे होंगे, थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है। सो स्टोरी ये है कि ये 7200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम मेरी PC पे नहीं चली। मैंने बायोस अपडेट कर लिया, मैंने कुछ मर्जी कर लिया, ये बूट पे
अटक जाता है, ये मतलब बायोस तक भी नहीं पहुंचता। एक स्टिक के साथ ही जरूर बूट कर सकता है, लेकिन 2 स्टिक्स के साथ इज इम्पॉसिबल। तो मुझे ड्रॉप डाउन करना पड़ा इसके दूसरे प्रोफाइल पे, यानी XMP2 जो मैंने बताया था 6800 मेगाहर्ट्ज पे चलता है। अब वो जो सेकंड प्रोफाइल है वो बूट तो कर गया, लेकिन वो अनस्टेबल था। सो आई स्किप्ड इट एंड मैं अपने लास्ट सहारे पे टिका था, एंड वो था XMP3 प्रोफाइल, और जो चलता है 6400 मेगाहर्ट्ज पे। फिर भी काफी रिस्पेक्टेबल है, लेकिन वो 7200 नहीं है जो मैंने एक्चुअली पे किए थे। मतलब ऑब्वियसली मैंने पे नहीं किए थे, लेकिन अगर कोई पे करता, आप समझ ही गए, फीलिंग समझो। सो 7200 मेगाहर्ट्ज के लिए मैं 30,000 पे कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं ऑफिशियली अपने पीसी पे चला सकता हूँ वो है 6400 मेगाहर्ट्ज पे। सो वो जो बाकी जो मेरे मेगाहर्ट्ज गायब हो गए, ठीक है, उसके लिए मैंने ऐसी पैसे पर बात की। वो जो स्कैम वाली चीज़ है, आप अगर आइडिया लग रहा होगा तो मैं क्यों कह रहा था। सो जो मेरा मदरबोर्ड है गीगाबाइट का Z690 Aorus Pro, अब मैं वो नहीं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा ना एक हाई एंड मदरबोर्ड, लेकिन वो लो एंड मदरबोर्ड भी नहीं है। तो वो उसका दाम है अप्रॉक्सीमेटली, एटलीस्ट जब लॉन्च हुआ तो 30,000 रुपये के आसपास था। तो अगर मैं 30,000 रुपए का मदरबोर्ड खरीद के भी एक है ना अपने नॉर्मल रैम को नहीं चला सकता, आप समझ रहे हो ना कि आपको कैसे कैसे उस स्कैम में बढ़ता जाता है। मतलब आप पहले महंगे सामान भी खरीदो, उसको चलाने के लिए और भी महंगा सामान खरीदो। वो कहते हैं ना कि एक हाथी पाला है, हाथी कहते हैं शेर कहते हैं, आई थिंक हाथी या शेर में से कोई। मतलब अगर आप जानवर पालने का शौक है तो आप समझ रहे हो कि अगर जानवर पाले हैं तो खर्चा भी वैसा ही होगा। लेकिन फिर भी मैंने सोचा 6400 हर्ट्ज भी एक बहुत ही हाई स्पीड रैम में कंसिडर होता है, एंड 5200 मेगाहर्ट्ज इज द बॉक्स स्टैंडर्ड। यानी जो ये Aorus की 10,000 रुपये की रैम है, ये 5200 मेगाहर्ट्ज बहुत ही पुराने स्टैंडर्ड की, बहुत ही स्लो है, CL40 पे है। और अगर हम लोग लेटेंसी इन दोनों की कंपेयर करें, जो लेटेंसी है वो है 10.5 नैनो सेकंड्स के आसपास। दिस इज रेटेड एट 15 नैनो सेकंड्स, सो काफ़ी ज़्यादा है। 6400 मेगाहर्ट्ज कभी कोई रैम खरीदने जाओगे ना तो भी आपको 20,000 रुपये पे करना पड़ेगा। तो ये फिर भी एक अच्छा कंपैरिजन है। एक 10,000 रुपये की रैम और एक 20,000 रुपये की रैम में कितना डिफरेंस है, आपको परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस मिलने वाला है। सो लेकिन नंबर्स बताने से पहले एक चीज़, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ है ना फ्रीक्वेंसी नंबर्स पे फोकस करूँ। जैसे मैंने बताया रैम की टाइमिंग्स ट्वीक करके और परफॉर्मेंस निकाली जा सकती है, लेकिन उस पर बहुत ही माथा पच्ची करनी पड़ती है। ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही आप कह सकते हो प्लग एंड प्ले कंपैरिजन है। एक महंगी रैम लो, एक सस्ती रैम लो, कौन सी ज़्यादा अच्छी चलती है, लेट्स सी। चलो 2 सिंपल टेस्ट से शुरुआत करते हैं, आइडा और मैक्समम। ये बेसिकली हमें ये दिखाती है कि हमारी दोनों रैम स्टिक से मैक्सिमम बैंडविड्थ कितनी है, एंड ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, बिकॉज 6400 मेगाहर्ट्ज की रैम की स्पीड ज़्यादा है तो इसकी बैंडविड्थ भी ज़्यादा होगी, एंड इसमें आपको साफ साफ दिख जाए। एंड अगर हम थोड़ा सा गेमिंग साइड के एप्लीकेशन की बात करें, बेंचमार्क की बात करें, 3D मार्क में हमारी जो एक्चुअली जो 5200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है वो 1% फास्ट है। एंड लेट मी रिमाइंड यू अगेन, मेरे हिसाब से कुछ भी 5% तक का डिफरेंस ना इस जनरली मार्जिन ऑफ एरर में मैं कंसिडर करता हूँ, वो रियल लाइफ में मैटर नहीं करने वाला। पीसी मार्क 10 में हमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट मिलता है फॉर द 6400 मेगाहर्ट्ज रैम किंगस्टन वाली रैम के लिए, एंड 7 जिप में हमें थोड़ा सा रिलेटिवली एक बड़ा डिफरेंस दिखता है, मतलब 14% और 3% का। जो कंप्रेशन है ना वो मेमोरी पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, डी कंप्रेशन जो होती है वो CPU की परफॉर्मेंस पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो है ना आई गेस रीपैक्स वगैरह करते हैं गेम्स वगैरह के लिए, या फिर है ना कोई भी दूसरी है ना जिप एप्लीकेशंस बनाते हैं, कंप्रेशन का आपको बहुत ज़्यादा काम रहता है, सो हाई स्पीड मेमोरी विल डेफिनेटली हेल्प यू। फोटोशॉप की बात करें, वहाँ भी हमारी स्लोअर रैम एक्चुअली है ना 1.4% से है, लेकिन मुझे लगता है मुझे फिर से रिपीट करना चाहिए कि अब लेस देन 5% डिफरेंसेस यूजुअली एटलीस्ट फॉर मी मैटर नहीं करता। लेकिन क्या हो, आपको एप्लीकेशन से मतलब नहीं है, आपको हाई स्पीड मेमोरी चाहिए फॉर दैट गेमिंग एक्सपीरियंस, आपको हर एक FPS चाहिए ताकि आप अपने वो सिल्वर रैंक में ना 2-3 किल निकाल सके। सो उसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं, एंड लेट मी टेल यू बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। गेमिंग की परफॉर्मेंस जनरली कंसिस्टेंट थी। यहाँ पे जो हमारी हाई स्पीड रैम है वो 0.1% लोज अच्छे नंबर दे रही थी। बेसिकली वो मोमेंट है जब हमारे स्टटर्स जो होते हैं 1-2 फ्रेम्स के, वो हमें गेम से कम दिखने वाले हैं विद द हाई स्पीड रैम। लेकिन कुछ गेम्स ऐसी थी, खासकर जैसे डेथ स्ट्रैंडिंग वगैरह, वहाँ पे हमें उल्टे रिजल्ट देखने को मिल रहे थे, एंड उसका रीज़न ये हो सकता है कि जो हमारी 6400 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है वो में भी अभी भी पूरी तरह स्टेबल नहीं है, उसकी जो टर्शियरी टाइमिंग्स है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो और उसकी वजह से लेटेंसी एडअप हो रही हो, मे बी वो रीज़न हो सकता है। सारी गेम्स का एक एवरेज निकालें तो एवरेज FPS में हमारी हाई स्पीड रैम सिर्फ 2% फास्ट है और 1% है लोज में 5% फास्ट है। सो इसका बेसिक सा मतलब ये है, अगर आपको स्टटर फ्री परफॉर्मेंस चाहिए ना, दिस हाई स्पीड रैम विल प्रोवाइड यू दैट। जितना ज़्यादा आप रेजोल्यूशन बढ़ाते जाएंगे 4K 2K, वहाँ पे रैम का इफेक्ट भी धीरे धीरे कम होता जाएगा, स्टटरिंग परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट मिलने वाली। लेकिन अगर हम लोग है ना 1080p वगैरह पे बात करें, वहाँ पे ज़रूर इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। जहाँ पे हमें 2% का डिफरेंस दिख रहा था, हमारी सिर्फ तेज़ मेमोरी सिर्फ 2% फास्ट थी, वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि हमें एक्चुअल डिफरेंस मिल जाए मे बी 5% 6%। लेकिन क्या वो 5-6% इज़ इनफ टू जस्टिफाई कि आप 10,000 रुपये की जगह 30,000 रुपये खर्च करें रैम पे? एंड द क्लियर आंसर
आंसर इज नो। मेरा हमेशा से ये बिलीव रहा है कि हमेशा रैम कैपेसिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू रैम स्पीड। स्लो रैम फिर भी झेली जा सकती है, लेकिन जब है ना कैपेसिटी फुल होती है ना मेमोरी की, तब आपको पता चलता है कि एक एक्चुअल स्लो पीसी का एक्सपीरियंस कैसा हो सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हाई स्पीड मेमोरी स्कैम है? क्या हमें किंगस्टन, कोर्सर या दूसरी कंपनीज हमें लूटने की कोशिश करी है? एंड द आंसर इज नो। देखो, किंगस्टन की कई सारे नाम्स हैं, ठीक है, ये उसमें से एक है। ये उनका फ्लैगशिप मॉडल आप कह सकते हो। इसका मतलब फ्लैगशिप एक्चुअली 8000 मेगाहर्ट्ज पे, लेकिन आप समझ लीजिए सेकंड फ्लैगशिप है। तो किसी भी कंपनी के लिए ना प्रोडक्ट्स अलग अलग कैटेगरीज में निकालना जरूरी है ताकि वो compete कर सके। एंड किंगस्टन भी या कोई भी दूसरी कंपनी हाई स्पीड मेमोरी इसलिए निकालती है, उनको पता है कि कुछ इलीट कस्टमर्स है ना जो 4900K पे खर्चा करे, वो 7950X 3D पे खर्चा करे। तो उस लेवल का जब वो खर्चा करे, उस लेवल के वो 50-40 हज़ार रुपये के मदरबोर्ड्स खरीद रहे हैं, उनके लिए 30,000 रुपये ओवरऑल सिस्टम के बजट में इतना कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये रैम वगैरह उनके लिए बनाई जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना, कुछ लोग है ना इसको ये समझ लेते हैं कि जस्ट बिकॉज ये हाई स्पीड मेमोरी है ना, ये मेरे पीसी में डाल देंगे तो मैजिक होने वाला है। ऐसा नहीं है। एंड एक्चुअली इस वीडियो को बनाने का मतलब मेरा मेन मकसद ये था कि बिकॉज थोड़े दिन पहले फेसबुक पे मैंने एक पोस्ट आई थी किसी ग्रुप में कि बंदा बिल्ड बना रहा था एंड ही वॉज वेरी लाइक कंपल्सिव कि भाई यही रैम मुझको चाहिए, मुझे ना 6400 मेगाहर्ट्ज या 7000 मेगाहर्ट्ज वाली रैम ही चाहिए। कोई फायदा नहीं उसका, बिकॉज वो पहली बात तो AMD सिस्टम रन कर रहा है एंड AMD की ऑफिशियली मतलब रिकमेंडेशन है कि 6400 इज द स्वीट स्पॉट, उसके ऊपर का कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। एंड 6000 में भी आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिल जाती है। वहाँ उस टाइप के लोग इफेक्ट हो जाते हैं एंड मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे इफेक्ट ना हो। 10-11 हज़ार रुपये में 32 GB 6000 मेगाहर्ट्ज वाली रैम इजीली मिल सकती है। एंड 6000 CL30 CL32 इज अ ग्रेट नंबर, ग्रेट ऑप्शन फॉर एनी काइंड ऑफ पीसी। आपको परफॉर्मेंस से कोई कमी नहीं आने वाली, चाहे आप 1490 यूज़ कर रहे हो, आप चाहे 1650 यूज़ कर रहे हो, चाहे किंगस्टन की ले लो। ऑब्वियसली उन्होंने रैम प्रोवाइड के, मैं ये कहूँगा जाके किंगस्टन की ले लो, लेकिन किसी भी दूसरी कंपनी की भी ले सकते हो, लेकिन आपको स्वीट स्पॉट देखना है। सो यस, द आंसर इज हाई स्पीड मेमोरी इज नॉट अ स्कैम, एटलीस्ट राइट नाउ। अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी 4090 लगा हुआ है तो 30-40 हज़ार की रैम आप खरीदते हैं तो मेरे ख्याल से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो थैंक्स अगेंस्ट टू किंगस्टन, उन्होंने काफी बार हमें रैम वगैरह प्रोवाइड करने में हेल्प की है। इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप जरूर जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते कुछ और भी टेस्ट करूँ रैम रिलेटेड तो प्लीज बताना। बोरिंग काम है रैम को टेस्ट करना, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो जरूर हेल्प हो सकती है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन बाय।